अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अलमास अफजल। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज से हम सी एस 615 की फाइनल टर्म लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तमाम चीज़ों को कवर करेंगे। सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि तमाम चीज़ें कवर हो सकें। और अगर आप इन लेक्चर्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि इसके अलावा आपको किसी भी अदर फाइल्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इन लेक्चर्स को अच्छी तरह से तवज्जो के साथ सुन लेंगे तो आपके तमाम कॉन्सेप्ट इसी वीडियो को देखते देखते कवर हो जाएंगे। और इसके अलावा ये हाईलाइटेड हैंडआउट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। इसका जो गूगल ड्राइव लिंक है वो आपको इन्हीं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने हैंडआउट्स शो हो जाएंगे, आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 19 से, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल फंडामेंटल्स। और इसका सबसे पहला टॉपिक जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट है, यानी कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एमसीक्यूज़ के लिए, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले आपके पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटी है। जिस तरह के नाम से जाहिर है, क्वालिटी एश्योरेंस मतलब कि इसकी क्वालिटी को एवेल्यूट करना। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाते हैं या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसकी क्वालिटी को भी एवेल्यूट करना पड़ता है। उसके लिए हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़ का सहारा लेते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं। और ये जो है आपके पास SQA, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है। SQA स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। तो ये आपको यहाँ इसकी डेफिनेशन गिवन है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इज द प्रोसेस ऑफ एवेल्यूटिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब कि आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसकी क्वालिटी को डिटरमाइन करना, एवेल्यूट करना सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का काम होता है। और ये एक अम्ब्रेला एक्टिविटी है। ये एमसीक्यूज़ में अक्सर रिपीट हो चुका है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस कौन सी एक्टिविटी है। तो ये एक अम्ब्रेला एक्टिविटी होती है जो कि स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर्स को इंश्योर करती है। मतलब कि आप जो भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इस चीज़ को इंश्योर करना कि उसकी क्वालिटी सही है कि नहीं है, वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, या फिर जो भी प्रोसीजर्स वगैरह थे क्या उस प्रोडक्ट में वो वहाँ प्रोसीजर्स फॉलो हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का काम होता है कि वो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करे और इवेल्यूट करे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ आपको गिवन है। अगर तो ये शॉर्ट में आएगा तो सिर्फ आपने इनके नाम लिखने हैं। मतलब अगर आपसे बोला जाता है कि आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़ के नाम लिख दें, कोई 3 नाम लिख दें या 5 लिख दें, तो आपने सिर्फ इनके नाम लिखने हैं। अगर ये लॉन्ग में आएगा तो आपको इनकी डिटेल भी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको हैंडआउट्स में इनकी डिटेल भी गिवन है। और इनकी जो डिटेल है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ बन रहे हैं। तो साथ साथ मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि आपने कौन सी लाइन जो है वो एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले हमारे पास है फॉर्मुलेटिंग का क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, हमारे पास जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है उसके क्वालिटी एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना इसका पर्पस होता है। इसके अलावा ये किस चीज़ में हेल्प करता है, चेक पॉइंट को प्लान करने में और डेवलपमेंट प्रोसेस में। मतलब कि जब आपने डेवलपमेंट करनी है तो उस प्रोसेस में भी हमारी हेल्प करेगा। इसके अलावा डेवलपमेंट प्रोसेस में होने वाले जितने भी चेंजेस होते हैं उनको ट्रैक करेगा, और ट्रैक किस तरह से करेगा, लाइव प्लान की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि जो आपके पास क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान है वो किस तरह से ट्रैक होता है। तो लाइव प्लान के ज़रिए ट्रैक होता है। मतलब कि STLC में ये ट्रैक होता है और लाइव प्लान की सूरत में होता है। तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी हैं। जब आप एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे तो साथ साथ आपका सब्जेक्टिव पार्ट भी कवर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है अप्लाइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मतलब कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक यूज़ करके आप रिक्वायरमेंट्स को भी गैदर कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को एस्टिमेट भी कर सकते हैं। अब इसका जो मेन पर्पस है वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, यानी कि रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करना और प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करना है। लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो ये बन रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए आप कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, और प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करने के लिए, यानी कि प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन के लिए आप कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो जिस तरह के आपको यहाँ पे बताया गया है कि इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए आपने इंटरव्यूज़ और फास्ट को यूज़ करना है, इसी तरह आपको अगर प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करना है, यानी कि प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन करनी है, तो उसके लिए जो टेक्निक यूज़ होंगी वो WBS, SLOC एस्टिमेशन और FP एस्टिमेशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यूज़ हैं। और शॉर्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है कि इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए आप कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, या फिर प्रोजेक्ट को जब आपने एस्टिमेट करना है, प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन करनी है, तो फिर आप कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे। तो ये आपको पूछा जा सकता है शॉर्ट में भी और एमसीक्यूज़ की फॉर्म में भी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है कंडक्टिंग फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू।
ठीक है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म FTR है। इसकी एब्रीवेशन भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपको MCQs में गिवन होता है FTR और उसकी फुल फॉर्म पूछी गई होती है। तो फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू इसकी फुल फॉर्म है और ये इसलिए कंडक्ट किया जाता है ताकि प्रोटोटाइप के डिज़ाइन और क्वालिटी को असेस किया जा सके। मतलब जब भी आप अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, तो उसकी क्वालिटी को, उसके डिज़ाइन को असेस करने के लिए आप FTR यानी कि फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू यूज़ करते हैं। इसमें एक मीटिंग होती है, मतलब अगर देखा जाए ना FTR क्या है, तो FTR एक मीटिंग होती है टेक्निकल स्टाफ के साथ। और ये मीटिंग क्यों होती है? ताकि आपके पास जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट्स को और उसकी डिज़ाइन क्वालिटी को डिस्कस किया जा सके। इसके अलावा FTR जो है वो एरर्स वगैरह को अर्ली फेज़ में ही डिटेक्ट कर देता है, यानी कि जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो उसका जो अर्ली स्टेज होता है, अर्ली फेज़ होता है, मतलब स्टार्टिंग पर ही एरर्स वगैरह को डिटेक्ट करने में भी हेल्प करता है। ये इंपॉर्टेंट MCQs है कि एरर्स को डिटेक्ट करता है किस फेज़ पे करता है, तो अर्ली फेज़ पे करता है, यानी कि शुरू वाले फेज़ पे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है अप्लाइंग का मल्टी टेयर टेस्टिंग स्ट्रेटजी। टेस्टिंग जो है यानी कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है वो क्रिटिकल टास्क होती है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटी का, जो कि एरर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाएं, प्रोजेक्ट बनाइए, इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, इवन आप कोई भी चीज़ डेवलप कर रहे हैं, जब तक आप उसकी टेस्टिंग नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो बिल्कुल ठीक है, वो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, उसमें कोई एरर वगैरह है कि नहीं है। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक क्रिटिकल टास्क होता है, ये देखने के लिए कि कितने एरर्स हैं, एरर्स को डिटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है वो ये है कि यूनिट टेस्टिंग जो है ना वो फर्स्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग है। ये बहुत बार MCQs रिपीट हो चुका है कि टेस्टिंग का फर्स्ट लेवल कौन सा होता है, यूनिट टेस्टिंग होता है। इसके अलावा इसकी कुछ फर्दर भी टाइप्स बताई गई हैं, जिसमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड सिस्टम लेवल टेस्टिंग है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs के लिए, इसलिए यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है इन्फोर्सिंग प्रोसेस एडहेरेंस। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये देखा जाएगा कि जो आपका प्रोडक्ट है, हमने उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह आइडेंटिफाई की थी, हमने जो भी उसके लिए स्टैंडर्ड्स वगैरह बनाए थे, क्या वो उसे फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट MCQs ये है कि ये 2 टास्क का कॉम्बिनेशन होता है और वो 2 टास्क कौन से होते हैं? प्रोडक्ट एवेल्यूशन एंड प्रोसेस मॉनिटरिंग। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है और ये शॉर्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है कि इन्फोर्सिंग प्रोसेस एडहेरेंस जो है वो 2 टास्क का कॉम्बिनेशन होता है और उन दोनों टास्क के नाम बताएं। तो प्रोडक्ट एवेल्यूशन एंड प्रोसेस मॉनिटरिंग। अब यहाँ पे प्रोडक्ट एवेल्यूशन एंड प्रोसेस मॉनिटरिंग में थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको आसान वर्डिंग में बताना चाहती हूँ कि प्रोडक्ट एवेल्यूशन का मतलब होता है कि जब आपने प्रोडक्ट कंप्लीट कर लिया है, आपने कोई चीज़ डेवलप कर ली है, उसके बाद जब आप उसकी टेस्टिंग करती हैं देखने के लिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, मतलब आपके रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो चीज़ आपको चाहिए थी क्या वो आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही, और जो स्टैंडर्ड्स वगैरह थे क्या उन्हें फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, इस चीज़ को टेस्ट करने को हम प्रोडक्ट एवेल्यूशन बोलते हैं। उसके बाद है प्रोसेस मॉनिटरिंग। जैसे कि नाम से जाहिर है, प्रोसेस मॉनिटरिंग मतलब कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट जब आप काम कर रहे हैं, जैसे कि आपका काम चल रहा है लेकिन आप दरमियान में ही आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रोसेस को ट्रैक करें, मॉनिटर करें, ट्रिगर करें कि क्या वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये प्रोसेस मॉनिटरिंग कहलाता है। इसके अलावा इसमें ऑडिट यूज़ होता है ये देखने के लिए कि प्रोडक्ट एवेल्यूशन एंड प्रोसेस मॉनिटरिंग जो है वो सही से परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इसके अलावा आपके पास है कंट्रोलिंग चेंज। मतलब जब भी आपने चेंज करना है वो इस चीज़ को भी इंश्योर करे कि जो चेंजेस हैं वो फॉर्मल तरीके से हो रहे हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो पहले से आपको एवेल्यूट करना पड़ेगा। मतलब आप जो भी कोई चेंज करेंगे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। इसके अलावा MCQs में ये इंपॉर्टेंट है कि जो कंट्रोलिंग चेंज है वो किस चीज़ को कंबाइन करके बनता है, ह्यूमन प्रोसीजर्स एंड ऑटोमेटिक टूल्स को यूज़ करते हुए, यानी कि इनका कॉम्बिनेशन होता है कंट्रोलिंग चेंज। ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि जो कंट्रोलिंग चेंज है वो किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, तो वो इन 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। इसके अलावा जो चेंज कंट्रोल मैकेनिज्म है वो कब इम्प्लीमेंट किया जाता है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस स्टेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि जो चेंज कंट्रोल मैकेनिज्म है वो कब इम्प्लीमेंट होता है। इसके अलावा ये बताया गया है कि चेंज जो है वो इनेविटेबल होता है। इसके अलावा चेंज में आपको सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स की हेल्प मिलती है। मतलब कि जब आपने कोई चेंज वगैरह करना होता है ना, हर चेंज में कॉस्ट भी होती है, टाइम भी लगता है, रिसोर्सेज भी यूज़ होते हैं। तो इन चीज़ों को मेजर करने के लिए सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक यूज़ करते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स ऐसी चीज़ होती हैं जब भी आप चेंज करेंगे उसमें यूज़ होने वाली तमाम चीज़ों को मेजर करने के लिए यूज़ की जाएगी। उसके बाद है परफॉर्मिंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ऑडिट्स। ऑडिट्स के बारे में हमने पहले भी देखा है कि ये प्रोडक्ट एवेल्यूशन एंड प्रोसेस मॉनिटरिंग को इंश्योर करता है कि वो सही से परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर वो कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो यहाँ पर भी दोबारा वही चीज़ रिपीट की गई है।
इसके बाद आपके पास है कीपिंग रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग। जिस तरह कि आपको पता है कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका रिकॉर्ड रखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये किस चीज़ को इंश्योर करता है, ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि किसी भी इंफॉर्मेशन की कलेक्शन और सर्कुलेशन के लिए यूज़ होता है, यानी कि इन चीज़ों को इंश्योर करता है। इसके अलावा रिव्यूज़, ऑडिट्स, चेंज कंट्रोल, टेस्टिंग एंड अदर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एक्टिविटीज़ के जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो सेव कर लिए जाते हैं, रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, उनकी एक रिपोर्ट बना ली जाती है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, मतलब कि वो फ्यूचर में रेफरेंस के तौर पे यूज़ हो सकें। इसके अलावा यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिव्यू वगैरह बताया गया है। सॉफ्टवेयर रिव्यू का मतलब क्या होता है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को चेक करना, रिव्यू करना, अर्ली स्टेज पे देख लेना। मतलब अगर तो आप शुरू पर ही अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को रिव्यू कर लेंगे, उसमें कोई एरर्स वगैरह होंगे, उन्हें फिक्स कर लेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपने प्रोडक्ट को रिलीज़ कर दिया है, मतलब कि आपने पब्लिश कर दिया प्रोडक्ट को, लेकिन बाद में कोई एरर आएगा, तो उस एरर को फिक्स करने के लिए 50 टाइम्स मच, यानी कि 50 टाइम्स ज़्यादा कॉस्ट उस पर लगेगी। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताया गया है कि रिव्यूज़ जो हैं वो कब कंडक्ट किए जा सकते हैं। अगर आपसे शॉर्ट में पूछा जाए कि रिव्यूज़ किस फेज़ पे कंडक्ट किए जाएंगे, तो एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग ऐसे फेजेज हैं जहाँ पे आप रिव्यूज़ को कंडक्ट कर सकते हैं, और रिव्यूज़ उन एरियाज़ को भी इंडिकेट करता है जिन्हें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है कि जो कॉमन सॉफ्टवेयर रिव्यूज़ हैं उनकी टेक्निक्स कितनी हैं या फिर टाइप्स कितनी है। अक्सर पेपर में टाइप्स ही बोला जाता है, कभी टेक्निक बोला जाता है, तो ये सेम ही चीज़ है कि अगर सॉफ्टवेयर रिव्यू की टेक्निक पूछी जाए या टाइप्स पूछे जाएँ तो वो 3 होती हैं: इंस्पेक्शन, वॉक थ्रू, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। अगर शॉर्ट में आएगा तो सिर्फ आपने इतना सा लिखना है। अगर ये लॉन्ग में आता है तो आपने थोड़ी बहुत इसकी डिटेल भी लिखनी है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ एमसीक्यूज़ भी मैंने हाईलाइट किए हैं। जब आप एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे तो साथ ही साथ आपका क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो इंस्पेक्शन जो है वो किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए यूज़ की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी है, अक्सर रिपीट हो चुका है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, यानी कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट अगर कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस हो गई है जो कि रीडेबल है, तो आप उसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि कौन सी चीज़ रीडेबल होगी, तो इसमें रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स, मॉडल्स, टेस्ट प्लान्स एंड सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन एंड यूज़र एड्स वगैरह इसमें शामिल है। मतलब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि रीडेबल होती हैं और आप इन्हें इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे बताई गई है, विच इज़ ग्रुप इंस्पेक्शन। ग्रुप इंस्पेक्शन में क्या होता है कि टीम मेंबर्स होते हैं जिन्हें इनेबल किया जाता है कि उनके पास जो नॉलेज है, उनके पास जो आइडियाज़ हैं, वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे अक्सर एमसीक्यूज़ में ये पूछा जाता है कि इंस्पेक्शन में जो टीम मेंबर्स होते हैं उनकी तादाद कितनी होती है, मतलब उसमें कितने मेंबर्स हो सकते हैं एक टीम में। तो एक टीम में 3 से 8 मेंबर्स हो सकते हैं, मतलब कि 3 to 8 मेंबर्स हो सकते हैं, और वो डिफरेंट रोल परफॉर्म करते हैं। अब इसमें कौन कौन से रोल होते हैं, उसमें मॉडरेटर है, अथर है, रीडर है, रिकॉर्डर है, तो इसे लास्ट में आपने प्रिपेयर करना है। इसके अलावा यहाँ पर भी कुछ एमसीक्यूज़ ही हैं कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो इंस्पेक्टर का रोल परफॉर्म करते हैं। इसके बाद सेकंड आपके पास है वॉक थ्रू। वॉक थ्रू में जो डेवलपर होता है, मतलब कि जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बनाएगा, वही इसके बारे में गाइड करेगा कि इसको आपने किस तरह से रिव्यू करना है, किस तरह से टेस्ट करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो प्रोडक्ट को डेवलप करेगा, डेवलपर को ही आइडिया होता है कि उसने क्या चीज़ किस तरह से डेवलप किया है, तो इसलिए वही गाइड करेगा कि आप इसे किस तरह से रिव्यू कर सकते हैं, आप किस तरह से इसे टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि जो वॉक थ्रू होते हैं ना, उसे प्रेजेंटेशन में टर्न कर सकते हैं, लेकिन किसके ज़रिए टर्न करेंगे? अथर के ज़रिए, यानी कि कौन टर्न करेगा? अथर टर्न करेगा। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिए। एंड नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ये है कि 2 यूज़फुल वॉक थ्रू जो अप्रोच है वो कौन कौन सी होती हैं जो कि अडॉप्ट की जाती हैं वर्ल्ड वाइड। उसमें हमारे पास ग्रुप रिव्यूज़ होते हैं विद इंडिविजुअल प्रिपरेशन एंड इंडिविजुअल पेयर डेस्क चेक्स, तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है थर्ड वन, वो फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू है। एफटीआर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये मोस्ट ऑफ द कॉमन एंड येट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होगा कि ये एक्टिविटी जो है ना, ये कुछ एरर्स वगैरह को चेक करती है, लेकिन एरर्स को कहाँ पे चेक करती है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। तो लॉजिक में, फंक्शन में, इम्प्लीमेंटेशन में, और किसी भी रिप्रेजेंटेशन में, यानी कि सॉफ्टवेयर की कोई भी रिप्रेजेंटेशन है तो उसमें अगर कोई एरर वगैरह है तो उसे चेक करेगी। तो इसलिए हम फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू को यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिए। इसके अलावा ये बताया गया है कि जो एफटीआर है उसका जो फोकस है वो स्पेसिफिक पार्ट्स पे होता है, मतलब कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स पे इसका फोकस होता है, और वो स्पेसिफिक पार्ट कौन कौन से होते हैं, उसमें रिक्वायरमेंट्स, कंपोनेंट्स एंड डिटेल्ड डिज़ाइन मॉड्यूल है। इसके अलावा सोर्स कोड की लिस्टिंग होती है, यानी कि ये कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के जिन पे एफटीआर का ज़्यादा फोकस होता है। इसके अलावा ये बताया गया है कि जो एफटीआर है वो इंटायर प्रोडक्ट पे भी कॉन्सेंट्रेट करती है, मतलब कि जितना सारा का सारा प्रोडक्ट होगा ए टू जी, उसमें हर चीज़ जो है उस पर कॉन्सेंट्रेट करेगी। और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसमें डेवलपर है,
प्रोजेक्ट का लीडर होता है और जितने भी व्यूवर्स होंगे मतलब कि जो तमाम चीज़ों को रिव्यू करेंगे वो रिव्यूवर्स कहलाते हैं। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग है, वो तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इसके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपने स्किप कर दी हैं क्योंकि ये पेपर में नहीं आती और इस लेक्चर में आपने सिर्फ यहीं तक तमाम चीज़ें प्रिपेयर करनी है जिधर तक मैंने आपको पढ़ा दी हैं। तो इस लेक्चर में जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट हैं, लॉन्ग हैं, वो सारे ही आपने प्रिपेयर करने हैं। अगर आपको लेक्चर की समझ आई है और लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें एंड फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।